हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टेट जून 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो हमने जो अपने फिज़िक्स का जनरली जो फिज़िक्स के हैं काफ़ी सारे चैप्टर्स जो कंप्लीट कर लिए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो करने जा रहे हैं, वो है आपके पास ग्रेविटेशंस। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूं, हमने किसके बारे में, मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसने न्यूटन ने मोशन की फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, मोशन में हमने पढ़ा कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद ग्राफ्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी लीनियर मोमेंटम, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी ना न्यूटन जो साइंटिस्ट थे ना, उनके दिमाग में कौन सी चीज़ें घूम रही थी, और भी उनके दिमाग में क्वेश्चन थे। तो जो उनका फेवरेट क्वेश्चन था वो एप्पल वाला। ठीक है, कि वो जो एप्पल है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर वो ढूंढ रहे थे। दूसरा, दैट मोशन ऑफ द प्लेनेट्स, कि जो मोशन है, मोशन ऑफ प्लेनेट्स, वो कैसे हो रहा है हमारे पास। कि जो लाइक हमारे पास अगर हमारी अर्थ है, अर्थ की बात करें, अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है, हमारे सन के अराउंड घूम रही है। और अगर मैं मून की बात करूं, तो जो मून है वो मून हमारा सन के अराउंड, सॉरी, अर्थ के अराउंड जो है वो घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं हमारे पास। तो इन सब का आंसर करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करा, लाइक हमें समझाने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट बुक में दिया गया, उन्होंने तो बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करे होने। तो उन्होंने क्या करा कि एक थ्रेड लिया। ठीक है, उस थ्रेड को टाई करा एक स्टोन से। ठीक है, थ्रेड को टाई करा स्टोन से, और उसको सर्कुलर में, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, मतलब ऐसे 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 घुमाना स्टार्ट करा। ठीक है, क्या करा उन्होंने, सर्कुलर, क्या एक्सपेरिमेंट करा कि थ्रेड लिया, उसको टाई करा एक स्टोन से, और सर्कुलर मोशन में ऐसे। तो जब तक तो ये सेंटर, लाइक यहाँ से मैं जब तक उसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, आप खुद से कर सकते हो कि आप एक धागे को किसी उससे बांधो और उसको ऐसे सर्कल में जब तक आप ये सेंटर से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तब तक तो वो सर्कल में घूमता रहेगा ऐसे। ठीक है, तब तक वो सर्कल में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। पर जैसे ही हम ये सेंटर से, जो ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, इसको बंद कर देंगे, तो जो हमारा जो वो स्टोन है वो क्या सीधा चला जाएगा। सर्कुलर मोशन में जाने की बजाय वो कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आया एक, यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि टू रिवॉल्व टू एनी ऑब्जेक्ट, टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या करना चाहता है, रिवॉल्व करना चाहता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना चाहता है, तो एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगती है हमारे पास। ठीक है, क्या लगती है, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंटर सीकिंग फोर्स को नाम दिया गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या दिया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि ऐसी फोर्सेज जो सेंटर सीकिंग है, उनको नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेंट्रल सीकिंग फोर्सेज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, तो वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला बनाया गया, वो बनाया गया हमारे पास mv²/r। क्या बनाया गया, mv²/r। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन करिएगा। और उसके बाद फोर्स जो है वो लिखी गई मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये आपको पता है। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करें, एक्सेलरेशन की जगह क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन की जगह है v²/r। एक्सेलरेशन की जगह क्या है, v²/r। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, v²/r। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटर सीकिंग फोर्स के बारे में था, मैंने बताया। बट हमारे पास जो न्यूटन ने कंक्लूजन निकाला, दैट कि हमारे पास की जो ये मोशंस हैं प्लैनेट्स का या फिर अर्थ का, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास यूनिफॉर्म क्यों है। तो वो सेंटर सीकिंग फोर्स की वजह से तो है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स दिया गया। बट क्या हो रहा है हमारे पास उसके बाद, उसके बाद उन्होंने एप्पल वाला जो अपना क्वेश्चन है उसको क्या करने की ट्राई करी, रिजॉल्व करने की, कि जो एप्पल है वो हमेशा अर्थ की टूवर्ड्स ही क्यों आता है। तो वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एक क्या कंक्लूजन निकाला, कि जो यहाँ पे हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, क्या होती है,
अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं हमारे पास, जिसकी वजह से जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो पहले जब स्टडी हुई तो इतना माना जाता था कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये हमारे पास प्लैनेट्स और हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे है, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे स्टडी एडवांस हुई तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एवरी जो ऑब्जेक्ट है ऑन यूनिवर्स, ठीक है, ऑन यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सभी में ये अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जिसको नाम दिया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। न्यूटन ने जिसको डिस्कवर किया गया था। चाहे मैं ये पेन लूँ और ये वाला पेन, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। मेरी बॉडी और ये पेन है, इसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ये नोटबुक और पेन, इनमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ऑल ऑफ द यूनिवर्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया कि जो ये फोर्स है ना, लाइक हम दो बॉडीज़ की बात करेंगे कि एक बॉडी ये होगी, एक बॉडी ये होगी। स्मॉलर बॉडी का मास स्मॉल एम है, कैपिटल बॉडी का मास कैपिटल एम है। तो हमारे पास जो ये फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके मासेस के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में। उसके बाद जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जी, जिसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, क्या नाम दिया गया है इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू की बात करें 6.67 इंटू में 10⁻⁻11, ठीक है। 6.67 इंटू में 10⁻⁻11, और अगर हम इसकी यूनिट निकालें, यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये कैसे आई? ये मैंने आपको सिखाया था। यहाँ से हम जी फाइन करेंगे तो जी क्या आएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम इंटू में एम। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ये डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर, और नीचे दो मास आ रहे हैं तो उसका स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आप लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, एक तो है वो अट्रैक्टिव है आपके पास। कैसी फोर्सेज है? अट्रैक्टिव फोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी, और दूसरी वो लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। कैसी है? लॉन्ग रेंज फोर्सेज, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस मतलब कि जितने मर्जी दूर ऑब्जेक्ट हो उनके बीच में भी वो फोर्स एग्जिस्ट करती है। दूसरा, ये जो अभी आपका जून का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है जो हमारे पास, क्योंकि ये इनवर्स है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और ये हमारे पास कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। पाथ इंडिपेंडेंट होती है जो हमारे पास, ठीक है। क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है हमारे पास ये, ठीक है। ना ही मीडियम पे डिपेंड करती है हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है। और अगर हम इसकी बात करें, ये वीकेस्ट फोर्स होती है हमारे पास। हमने 4 टाइप की फोर्सेस पढ़ी थी ना। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद फिर हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं, एक तो इसकी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इनके ऊपर आता है ये इनवर्स स्क्वायर का और अट्रैक्टिव फोर्सेस का और लॉन्ग रेंज का, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है आपके पास की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक तो सेंटर सिकिंग है, उसके बाद ये mv स्क्वायर अपॉन में आर है, एक्सेलेरेशन v स्क्वायर अपॉन में आर है, इसके ऊपर आ जाता है। अब ना ये सारा तो डिस्कस हो गया। अब ना न्यूटन के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो एप्पल है ना, एप्पल वो तो हमें दिखता है कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अगर हमारे पास ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है, लाइक ये एप्पल है और ये अर्थ तो बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में, तो ये हमें अर्थ भी मूव होती हुई दिखाई देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हमारे पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब कि अगर ये जो है ये इसकी तरफ दिखता आ रहा है हमें, तो ये भी दिखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं दिख रहा है हमारे पास। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी तो है, वो क्या बोलता है कि जो फोर्स होती है वो मास इनटू में एक्सेलेरेशन होती है। तो यहाँ से अगर हम मास को निकालें, लेट्स से कि मैं एक्सेलेरेशन को इस तरफ लेगी, एक्सेलेरेशन ये आ गया, मास ये आ गया, तो हम देख रहे हैं कि मास जो है ना वो एक्सेलेरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विच मीन जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलेरेशन कम होगी, मतलब वो मूव नहीं करेगा। तो अर्थ का मास एज कम्पेयर टू एप्पल बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। तो मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसका मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देता है, इसका मूवमेंट दिखाई देता है इसके कंपैरिजन में, राइट। तो ये हमारे पास था इसके बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक हमारे पास जी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं ना। तो अर्थ जिस अट्रैक्टिव फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब है एक तरह से ये एक्सेलरेशन ही है। अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करूँ तो इसकी भी ऐसे यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी इसकी ऐसे यूनिट भी, क्योंकि एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पे अगर हम गौर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसकी वैल्यू को। वैल्यू होती है हमारे पास एफ इज इक्वल टू में, अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से लेके ये होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो जो एफ है ना, एफ वो हमारे पास एम ए होता है, बट ए की जगह अब क्या आएगा, जी। दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बनता है, एम जी इज इक्वल टू में जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आई, जी अपॉन में एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। हम रेडियस बोल सकते हैं अपनी अर्थ की। तो जब इसकी वैल्यू को सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू बनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आई, ठीक है। ये वैल्यू आई कहाँ पे है, ये वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे है ये वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ऑन द सरफेस ऑफ ए अर्थ जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी होती है, जी की 9.8। अब यहाँ से ना इसको ध्यान से देखना कि जो जी है ना, जी अगर मैं देखूँ जो हमारा डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक ध्यान से देखना, यहाँ पे कंक्लूजन लिखने वाला है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में हम थ्योरी क्लास लगा के अपने क्वेश्चन साथ ही में प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से पहले जो थे ना आपके PYQ है, लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपके 17 से पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो इस चैप्टर में से थोड़े से ही क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट हुए, तो वो मैं आपको साथ में ही डिस्कस करवा दूँगी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो जी है, जी को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है, इन्वर्स रिलेशन में है ये दोनों, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब अगर मैं अर्थ की शेप की बात करूँ ना, कुछ अर्थ की शेप ना कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, एक्चुअल में नहीं है बट थोड़ा सा फ्लैटन तो है इस तरफ को। तो जो ये वाला रीजन है, ये रीजन इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। और जो हमारे पास ये रीजन है, ये जो बिल्कुल सीधा है, इसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा, ज़्यादा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम, विच मीन्स जो जी की वैल्यू लीस्ट, सबसे कम अर्थ के सरफेस पे बात करें वो कहाँ पे होती है, लीस्ट होती है, मतलब इसकी वैल्यू इक्वेटर पे। और अगर हम इस तरफ को जाएं, पोल की तरफ, पोल की तरफ क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस क्या है, कम है। डिस्टेंस अगर कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि जी की वैल्यू मैक्सिमम की अगर हम बात करें, जी की वैल्यू मैक्सिमम वो कहाँ होती है, पोल में। और अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। उल्टा अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन जो है ये फ्रेम होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखिएगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे बात करूँ, सेंटर ऑफ अर्थ पे बात करूँ तो जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास 0 होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके पास कि सेंटर ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 है। इक्वेटर और पोल में कैसे वेरी करती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इक्वेटर पोल में कैसे चलता है हमारे पास। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास ये कि अगर मैं मून पे ग्रेविटी की बात करूँ ना, जो अर्थ पे ग्रेविटी है, ठीक है, क्या है आपकी अर्थ पे जो ग्रेविटी है उसका 6 टाइम है, वो 1/6 टाइम है। इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि ये यूज़ होती हैं चीज़ें कि जो मून पे ग्रेविटी है, लाइक हमारे पास मून पे ग्रेविटी कितनी होगी, यहाँ पे मैं mg से डोनेट करती हूँ। अर्थ पे कितनी है 9 पॉइंट में 8 अपॉन में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 6, तो यहाँ से कितने बचेंगे 338 और 6 इज 36 हो जाएगा हमारे पास। फिर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा 20, 6 3 दो 18, ऐसे करते करते 3 3 डैश डैश जाएगा बार बार वो, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होगी, तभी हमारे पास, क्योंकि मून में जो है वो ग्रेविटी बहुत कम है, तो उसमें वहाँ पे जो कोई भी पर्सन या कोई जाता है तो वो हमें फ्लाई करता हुआ दिखता है, ठीक है। इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है। कितनी कम है, अर्थ से 6 टाइम है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है आपका चीज़, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन है। दिख रहा है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कंपैरिजन पढ़ना है हमने। कंपैरिजन किस में, मास और वेट में, ठीक है। छोटा सा कंपैरिजन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हुआ है, ठीक है। एक बॉडी का मास होता है और एक बॉडी का वेट होता है। अगर हम बात करें वेट और मास में, ठीक है, तो वेट की बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, की जो कोई भी मैटर है उसमें कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मास, मास होता है हमारे पास। वेट क्या है, वेट ना एक तरह से डाउनवर्ड फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है। क्या होती है ये, डाउनवर्ड फोर्स, जो कि mg के इक्वल होती है, mg। तो यही आपका वेट होता है। वेट क्या है, mg। अभी आप देख रहे हो कि जो वेट है हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर ग्रेविटी वेरी कर रही है तो हमारा वेट भी वेरी करेगा। डायरेक्ट रिलेशन में, जहाँ पे ग्रेविटी, एक इक्वेटर की बात करूँ वहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम थी तो वहाँ पे वेट भी किसी का क्या होगा, कम। पोल पे मैक्सिमम थी तो हमारा वेट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन भी आता है हमारे पास। और जो हमारा मास है वो कांस्टेंट है, कहीं पे भी चले जाएं कांस्टेंट है, बट ये क्या है हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है हमारे पास। किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट न्यूटन ही होती है हमारे पास, क्योंकि ये एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है। एक और चीज़, लाइक आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप अपवर्ड थ्रो करते हो, कहाँ पे थ्रो करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो, तो हमारी जी की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। और अगर आप डाउनवर्ड थ्रो करते हो तो जी की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ना हमने ना वेरिएशंस पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वेरिएशंस पढ़नी है। वेरिएशंस ऑफ जी विद हाइट, विद हाइट एंड डेप्थ, हाइट एंड डेप्थ। ये हमारा अर्थ सरफेस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे बाहर चला जाए, मतलब हाइट पे, कुछ ना कुछ हाइट से, रेडियस है यहाँ तक, रेडियस है, उससे कुछ हाइट पे चला जाए तो हमारे पास जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है, या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी जो ग्रेविटी है हाइट के साथ वो कैसे वेरी करती है, जी 1 माइनस में 2h अपॉन में आर, 1 माइनस में इसमें ना मेरे को जो एक ना कन्फ्यूजन सी होती है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, टू यही है, 2h अपॉन में आर, टू की कन्फ्यूजन हो जाती है मेरे को कई बार कि टू पर आएगा या नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जब भी हम हाइट में जाएंगे तो जो हमारी ग्रेविटी है अर्थ पे, मतलब कि 9.8 है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू कम होगी। और अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में जो वैल्यू है जी 1 माइनस में डी अपॉन में आर है हमारे पास,
ठीक है, जितनी हम डेप्थ से जा रहे हैं, यहाँ जितनी हाइट से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में ही अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है या डेप्थ पे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है हमेशा हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्या करती है, वैल्यू डिक्रीज़ करती है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम हो जाता है। अब हम एक अपनी नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है, तो एस्केप, एस्केप वर्ड का मतलब क्या होता है, खो जाना। तो हमारे पास क्या है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस है तो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं तो वो हमारे पास वापस अर्थ सरफेस में आता है। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, पुल है, उससे क्या आ जाए, बाहर आ जाए, हमारे पास इजेक्ट आउट हो जाए। तो इजेक्ट आउट हो जाएगा तो वो बाहर चले जाएगा। जैसे हमने सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भेजते हैं, हम मून पे भेजते हैं, तो उन सैटेलाइट्स को क्या करना पड़ता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर करना पड़ता है हमें। तो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, की जो वो मिनिमम वेलोसिटी है हमें चाहिए ऑब्जेक्ट को इजेक्ट आउट करने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो एस्केप वेलोसिटी है उसको हम वी से डोनेट करते हैं। इसको आप याद रखोगे, ये आपके पास √2gh होती है, √2gh होती है हमारे पास। h इज द हाइट ना, √2gh होती है हमारे पास। ठीक है, टू ठीक है, GH या फिर इसकी जगह कई बार R यूज़ कर लेते हैं, √2gr। अब ना एक और वेलोसिटी आपके पास, कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, वो कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको हम VO से डोनेट करेंगे और वो हमारे पास होती है GR। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इतनी वेलोसिटी चाहिए कि अर्थ के ही ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट है वो घूमता रहे। ठीक है, कि हमें जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट में प्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होती है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अर्थ की अगर हम एस के वेलोसिटी की बात करें, वो होती है हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है हमारे पास। और अगर हम बात करें अपनी इसकी, किसकी बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। अब बताओ क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी एस के वेलोसिटी से कम होगी या ज़्यादा। एस के है उसको बाहर निकालने के लिए ऑर्बिट को उसी के ऑर्बिट में पुट करना है, तो ऑर्बिट वेलोसिटी इससे कहीं ना कहीं कम ही होगी हमारे पास। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हमारे पास कहीं ना कहीं इससे कम ही होगी। इतना आइडिया हमने लगा लिया है। तो अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सेलेरेशन सॉरी एस्केप वेलोसिटी, और ये है आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ना एक रिलेशन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप इन दोनों को ध्यान से देखो। देखो जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, √2gr। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √2 और यहाँ पे GR कर दूँ। ठीक है, √2 और G, तो ये GR हमारे पास किसके इक्वल है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू में ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारी एस के वेलोसिटी है और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशन कैसे आता है, एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू में ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है। तो मैं जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना उसके एज सच हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आए हैं, या इन केस फ्यूचर में जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास ना एक सैटेलाइट के मोशन के बारे में भी आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, सैटेलाइट के मोशन के बारे में भी क्वेश्चन है, तो हम वो भी यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो, अगर हम बात करें ना कि एनर्जीज, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है सैटेलाइट्स की। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट।
ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ सैटेलाइट की, तो वो होती है हमारे पास G/m/r, सिंपल। उससे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आर है, वहाँ पे r²। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे है 2r, वो होती है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो G/m/r, ठीक है, G/m/r। यानी कि अगर हमारे पास सैटेलाइट की कुछ टोटल एनर्जी लेट्स से कि E0 है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो तो E0 ही रहेगी, क्योंकि वो सेम ही है। जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी होती है। बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो वो हमारे पास 2 टाइम्स हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये रिलेशन आता है ऐसे कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करें अगर हम, तो काइनेटिक एनर्जी और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट रिलेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये हमारे पास रिलेशन होता है 1:2 में -2 का रिलेशन होता है। 1:2 में -2, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास -2 ऑफ द टोटल एनर्जी होता है। ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर तो उसने चार्ज दे रखा है नेगेटिव तो लगा दो, अदरवाइज 1:2, काइनेटिक एनर्जी 1 है तो पोटेंशियल उसका डबल हो जाती है। छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ना आपके अगर मैं बात करूँ, आपका है कैपेलर्स लॉ। क्या है आपके पास, कैपेलर्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर एज सच क्वेश्चन नहीं आया है। कैपेलर्स लॉ की बात करूँ मैं, 3 तरह के लॉ होते हैं कैपेलर्स के। ठीक है, कैपेलर्स लॉ हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट हो जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट हो जाता है। उसके बाद एरिया एरिया का लॉ हो जाता है, और एक टाइम पीरियड का। ठीक है, टाइम पीरियड का। तो अगर इसकी बात की जाए कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कैपेलर्स लॉ है वो किस पे किस 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 कंजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं, कि ठीक है किस लॉ के कंजर्वेशन पे डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कैपलर्स ने जो लॉ दिए थे वो प्लैनेट्स के बारे में थे। ठीक है, कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट है, दूसरे को एरियल वेलोसिटी वाला बोल देते हैं, और तीसरे को टाइम पीरियड बोल देते हैं। और जो ये लॉ है किस पे बेस्ड करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे पास। अब ना थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको, यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, हमारे पास ना सैटेलाइट है, सैटेलाइट एक सैटेलाइट है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आपकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसके बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसकी हाइट के ऊपर, कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है हमारे पास 36,000 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट कर लेती है, तो वो इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, 24 आवर। वही अर्थ की तरह ही चलता है हमारे पास। ठीक है, अर्थ की तरह ही हमारे पास ये, और इसकी जो रोटेशन है वो चलती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसकी रोटेशन चलती है वेस्ट टू ईस्ट, सेम हमारे पास जैसे हमारी अर्थ की रोटेशन है। ठीक है, ठीक है, कैसी है, जैसे हमारे पास अर्थ की रोटेशन है। ठीक है, उसके बाद ना एक है हमारी पोलर सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी है। एक होती है हमारी पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। ठीक है, पोलर सैटेलाइट क्या है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है ना, ऐसे ये इसका इक्वेटर, ये पोल है, इस डायरेक्शन में घूम रही है वो, यहाँ पे है ना, अबाउट द पोल। कहाँ पे होती है, अबाउट द पोल। इसमें इंपॉर्टेंट है इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास 100 मिनट का होता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास 100 मीटर का होता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 100 मीटर का होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान पे रखना है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को
मिल जाता है आपके पास कि ये जियो स्टेशनरी, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट वाला क्वेश्चन ये बहुत बार देखने को मिला है कि जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर हमारे पास। और टाइम पीरियड वही है अर्थ का है, जैसे हमारे पास पोलर सैटेलाइट जैसा उसका नाम है, पोल पे ही घूमती है। टाइम पीरियड कितना है इसका, 100 मिनट्स हमारे पास, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर था उसमें तो हमारे पास यही सारी चीज़ें थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके पास ग्रेविटेशन का लो है, जी की वैल्यू है, उसके बाद एस के वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, कंपैरिजन हुए हमारे मास और वेट में। अब ना इसी चैप्टर में ना हमारे पास ना एक छोटा सा और चैप्टर है आपके पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें बाउंसी फोर्स के बारे में। तो वो भी मैं यहीं पे आपको साथ में ही करवा रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बाउंसी, ठीक है, बाउंसी। तो इसको पढ़ने से पहले ना हम छोटी छोटी सी टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। एक टर्म्स होती है हमारे पास थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक तरह की फोर्स ही होती है, बट कैसी फोर्स होती है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। क्या है हमारे पास थ्रस्ट, क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास थ्रस्ट होती है। तो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, इसी थ्रस्ट के, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, यानी कि सिंपल हम लिखते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। तो वो फोर्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फोर्स लगाते हैं तो हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते तो ज़्यादा क्लियर होएगा। लेट्स से कि आपके पास एक मडी वो है, फील्ड है, मडी फील्ड है, ठीक है। उसके ऊपर एक पर्सन ऐसे सीधा चल रहा है, ठीक है, ये मडी है हमारे पास, मडी का मतलब है गीला खेत है, या फिर एक पर्सन ऐसे लेट गया है, ठीक है, या फिर एक पर्सन ऐसे लेट गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे ये इसके फीट है, तो वो आप देखोगे कि वो क्या है, क्योंकि वो मडी है उसमें जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। बट अगर पर्सन पूरा ऐसे लेटा है तो वो क्या, वो पूरे का पूरा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके जो फुट है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ तो उसकी पूरी बॉडी और ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो यहाँ तो पैरेलल फोर्स आ गई हमारे पास। तो ये फोर्स क्या हुई, कम, उसकी वजह से हमारा क्या, प्रेशर भी कम हुआ। दूसरा इसका रीज़न क्या हो सकता है, हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है एरिया के क्या है, प्रेशर हमारे पास, प्रेशर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसके फीट थे, तो यहाँ पे एरिया क्या था, एरिया था कम, एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा, उसकी वजह से फोर्स भी ज़्यादा, दैट्स वाई वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे देखें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो फोर्स भी क्या है, कम, उसकी वजह से वो नीचे नहीं जाता है। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास एरिया के, ठीक है। तो प्रेशर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, हमने ये चीज़ सीखनी थी, वो हमने सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट आ जाती है हमारे पास इसकी पास्कल, ठीक है, क्या आ जाती है, पास्कल। बाकी बनानी हो इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसी की यूनिट है, ठीक है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट है हमारे पास। अब ना इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, की एप्लीकेशन ये है कि जैसे ब्लंट नाइफ होती है, जो हमारे पास एक ब्लंट नाइफ है, वो कट नहीं करती है, बट जो शार्प नाइफ है वो बहुत अच्छे से कट करती है किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसका रीजन क्या है, जो ब्लंट नाइफ होगी ना, तो जो शार्प है वो तो बिल्कुल ऐसी, उसके एजेस बड़े शार्प होंगे। जो ब्लंट होगी थोड़ी सी वो ऊपर से क्या हो जाएगी, उसका एरिया जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा, एरिया, क्योंकि वो ब्लंट हो चुकी है। एरिया इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो फोर्स भी डिक्रीज। इस वजह से क्या होता है कि वो इजीली उसको कट कर पाती है। बट शार्प वाले में क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर कम, तो प्रेशर कम तो फोर्स भी कम, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा। और इसका रीज़न ये भी है हमारे पास कि जो हमारे स्कूल बैग होती है उनके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो हमारे पास, ठीक है, शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं, वो काफ़ी ब्रॉडर बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ज़्यादा, कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर होगा कम, प्रेशर तो फोर्स भी बच्चों को ताकि कम फील हो, इस वजह से उनको ब्रॉडर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर की एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन था। अब ये तो हमने जो डिस्कस करा ये था हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास सॉलिड की बात थी। अब जो इसमें मेन है बाउंसी की बात आती है, वो होता है हमारे पास प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। किस में आता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं हमारे पास, कि जो 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 कोई भी चीज़ जो है वो फ्लो करे, ठीक है, जो चीज़ कोई फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। लाइक लिक्विड भी हो सकता है हमारा और गैस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का। तो ये हमारे पास फ्लूइड होते हैं। तो इसमें प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है,
लेट्स से ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, ये कंटेनर है, ये इसमें वाटर है हमारे पास, तो ये इस पे पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर भी और आपस में भी। देखो होता गया, मैं एग्जैक्टली चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगी। हमारे पास यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये आता है कि वाई ऑब्जेक्ट सिंक फ्लोट, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक करते हैं या फिर फ्लोट करते हैं, उसका क्या रीज़न है, सिंक और फ्लोट करने का क्या रीज़न है हमारे पास, हमने वो सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ होगा वेट, तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जिसको हम वेट बोल देते हैं, ठीक है, वेट लगाएगा। अब जो हमारा ये जो वाटर पार्टिकल्स है ना, ये फ्लूइड है हमारा, ये क्या करता है, इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट, क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। इसी अप थ्रस्ट को बोला जाता है हमारे पास बाउएंसी, इसी अप थ्रस्ट को क्या बोला जाता है, बाउएंसी। तो हमारे पास एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स लगती है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा हमारा अप थ्रस्ट लगती है, ठीक है, दूसरी हमारी अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। अब सिंक और फ्लोट कैसे करता है, सिंक कैसे करेगा, सिंक मतलब कि तैर रहा है ऑब्जेक्ट, तैरेगा कब, देखो अगर ये हमारा इसका डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, वो तैरेगा नहीं। अगर अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जो अप थ्रस्ट है वो ज़्यादा हो डाउनवर्ड फोर्स से, तो हमारा सिंक करता है। दूसरा फ्लोट कब करेगा हमारे पास, फ्लोट कब करता है, जब हमारी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो अप थ्रस्ट है, क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी तो वो नीचे चला जाएगा उसको ओवरकम करके, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये रीजन है ना, यहाँ पे सिंक आना है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ सिंक आएगा, यहाँ पे फ्लोट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है अपवर्ड फोर्स और वेट के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इस बाउएंसी फोर्सेस की, ठीक है, बाउएंसी फोर्सेस की, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस की जो बाउएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी सीधी की सीधी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा किसी की डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी बाउएंसी। तो इसमें आपने छोटी छोटी ये दो चीज़ें ये सीखने की कि क्यों फ्लोट और सिंक करती है, उसके बाद बाउएंसी के बारे में आपने सीखना था, और प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताना था, ये हो गया। उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल बनाया है कि कैसे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा शेप है आपके पास और एक छोटी सी आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। पर इतना बड़ा जो शिप है ये हमारे पास क्या करता है, फ्लोट करता है, क्या रीज़न है इसका, ठीक है, इसका क्या रीज़न है। तो आर्किमिडीज ने इसका रीज़न दिया था, क्या रीज़न दिया था, कि लेट्स से कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो आपके पास कोई बकेट है वो पूरी भरी हुई है, अगर आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, लाइक अपना हाथ डालते हो, क्या होता है, ये जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये जो पानी जितना बाहर आया उसकी जगह ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो पानी जितना बाहर आएगा वो डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पे। तो यही प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने यूज़ किया था कि जो बाउएंसी फोर्स है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी जो बाउएंसी फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, बाउएंसी फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास, अगर हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट ने फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ज़्यादा बाउएंसी फोर्स होगी। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके शिप और सबमरीन्स बनाई जाती हैं। तो हमारे पास एक लैक्टोमीटर डिवाइस होती है, लैक्टोमीटर, ठीक है, जो वाटर नहीं, मिल्क की प्योरिटी को वो करता है, मेजर करता है, वो इसी प्रिंसिपल पे बनाई गई है। और एक और होता है हमारे पास हमारा हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है लिक्विड की, ठीक है, किसको मेजर करता है, जस्ट अ सेकेंड, ह्यूमिडिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करने थे, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं तो वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी।
तो यहाँ पे देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन रेफरेंस टू अर्थ इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम 1 to 2 and 3, यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है 1 2 3 कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 1 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है। करेक्ट सीक्वेंस फॉर जी विल बी, कि जो जी है ग्रेविटी है, तो हमने अभी डिस्कस करा इस ग्रेविटी के बारे में। देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, आपका इक्वेटर है, और ये वाली चीज़ क्या है, पोल है। ये में से बनाने में हुआ है बट ये थोड़ा इस तरफ को बनेगा। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पोल है, और ये क्या है आपका सेंटर। तो सेंटर पे तो क्या होती है, ज़ीरो, यानी कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो। तो यानी कि जी की वैल्यू जो है सबसे कम होनी चाहिए। यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पे जी की वैल्यू कम, यहाँ पे जी की वैल्यू ठीक है। अब इक्वेटर और पोल की बात करें, इक्वेटर हमारा थर्ड पे है, तो इक्वेटर पे लीस्ट होती है हमारे पास, तो इक्वेटर थर्ड पे, तो इसका ऑप्शन ये आंसर होगा। G1 जो है लेस देन G3 G2, तो ऐसे वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड इट, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल डबल होती है, तो पोटेंशियल डबल होगी, काइनेटिक 1 होगी, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज़ अ टोटल एनर्जी ई नोट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी उसकी ई नोट है, हमने देखा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी, माइनस लगाया हुआ है, तो हम माइनस को कंसिडर करेंगे, -2E0। ठीक है, नाउ एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है, हमने यही देखा था, ऐसे होता है हमारे पास अर्थ, ऐसे यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे आपका पोल है, तो हम इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं। जब भी हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या है, कम वैल्यू, तो वैल्यू क्या करेगी, यहाँ पे लीस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा, इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउएंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द, तो बाउएंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, सेम यही क्वेश्चन है, इक्वेटर टू पोल, बट क्या पूछा हुआ, वेट। तो जैसे ग्रेविटी चलती है वैसे ही वेट चलेगी, क्या करेगा वो, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। The escape velocity and the orbital velocity are related to escape velocity root to the v by 2। ये the acceleration due to gravity at a surface of a earth, तो surface of earth पे acceleration due to gravity पूछी हुई है। देखो 9.8 यहाँ पे भी है, 9.8 यहाँ पे भी है, बट ऐसा यूनिट काम करेगी यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम ऑफ, तो जो हमारे ये जो हमें दे रखे हैं प्लैनेट्स और हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में, अर्थ, मार्स, जुपिटर या मून, तो मून की एस्केप वेलोसिटी सबसे कम होती है, दैट्स वाई वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, यही रीज़न होता है मून का कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। क्या रीज़न, कि हमारे पास वहाँ की एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है हमारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ ए 45 डिग्री विद द वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या है, √2GH, या एच भी हो जाता है, ये था फॉर्मूला। अब उसने बोला है कि एंगल प्रोजेक्ट, क्या एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, तो एस के वेलोसिटी हमारे पास सेम रहेगी, एंगल कुछ भी रहे, तो जितनी पहले थी 11.2 किलोमीटर सेकेंड उतनी ही रहेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वेट्स 1 kg ईच सेपरेटेड बाय 1 मीटर विल बी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, तो क्या था उसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू में G अपॉन में r²। तो देखो जी की वैल्यू कितनी थी, 6.67 इंटू में 10⁻⁻, हमने लिखी थी ना जी की वैल्यू, इंटू में 10⁻⁻11। ठीक है, मास तो उसने 1 दे रखा है, इसका भी, दूसरे का भी 1, और ये भी दे रखा है 1 1, तो ये तो 1 1 ही रहा, तो जितनी जी की वैल्यू है उतनी ही हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 6.6 इंटू में 10⁻⁻11 क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेट ऑफ द बॉडी एट द सर्फेस ऑफ ए मून टू दैट ऑन द अर्थ, कि हमें वेट बताना है किसी भी बॉडी का मून पे एज कम्पेयर टू द अर्थ। तो हमें पता है कि जो मून पे ग्रेविटी होती है हमारे पास, मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 6 टाइम होती है, 1/6, तो वेट भी सेम जाएगा, वेट भी क्या जाएगा, सेम। तो अगर अर्थ पे 9.8 है तो इस पे कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट में, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 पॉइंट में 6 टाइम,
तो 1 पॉइंट में 6 टाइम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये सारे थे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर्स के। तो ये डिस्कस हो चुके हैं, आपका थ्योरी लेक्चर भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।